हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। वादा और इरादा, आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बातें होंगी वादों की जो न जाने कहां चले गए हैं, आज हम उन्हीं को खोजेंगे। इसके साथ साथ हम आज इरादों को भी समझेंगे, जो इरादे दिखाई तो नहीं देते और उनका असर बेहद गंभीर होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। दो 2014 में जिन नरेंद्र मोदी के भाषणों से प्रभावित होकर जनता ने उन्हें सिराखों पर बैठाया था, अब उनके भाषणों में बातें कहीं खो कर रह गई हैं। जो मोदी पहले भ्रष्टाचार, कालाधन, रोजगार, किसान और कई देश हित के मुद्दों पर बोलते थे, न जाने क्यों आजकल सिर्फ विपक्ष और पाकिस्तान पर अटक कर रह गए हैं। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। तो लगता है बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है कि वो इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ेगी। तभी तो पार्टी रोजगार और किसान को छोड़कर बार बार पाकिस्तान पर पहुंच जाती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद तो लगा था कि शायद अब वो अपने वादों का पिटारा खोलेगी, पर पता नहीं क्यों वादे करना इस बार बीजेपी को कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर कोई हर तीर राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के साथ विपक्ष के संबंध जोड़ने पर छोड़ा जा रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया। अब तो लगने लगा है कि बीजेपी अपने वादों को बोलना तो दूर, याद रखना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो वादे पार्टी ने 2014 में किए थे, अगर वो पूरे किए होते तो पीएम खुद उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते। तो क्या बीजेपी अपने वादों से पीछा छुड़ाना चाह रही है, या वो चाहती है कि लोगों के सामने इसका जिक्र ही ना किया जाए? जब जिक्र ही नहीं होगा तो कोई सवाल ही नहीं करेगा। अब रोजगार को ही ले लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट को दबाए जाने वाले विवाद ने ऐसा असर दिखाया कि 2014 के हर भाषण में जगह पाने वाला रोजगार का मुद्दा 2019 के भाषणों में सुनाई ही नहीं दे रहा। साथियों, उन दिनों को याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तब क्या होता था? कभी लखनऊ में बम फूटते थे, धमाके होते थे, कभी रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में धमाके होते थे, कभी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को दहला दिया जाता था, कभी रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो जाता था। अक्सर इन हमलों के तार यूपी के अलग इलाके, दूर दूर तक इलाकों में जाते थे। रोजगार से भी ज्यादा गर्म अगर कोई मुद्दा है तो वो है किसानों का, और सरकार तो किसानों को लेकर इतनी फिक्रमंद है कि 2016 के बाद से किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड ही मंत्रालय से बाहर आना बंद हो गया। देश के 2 सबसे बड़े शहरों में किसान आंदोलन भी हुए, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी।
पर चुनावों से पहले पेश हुए आखिरी बजट में अचानक से किसानों को 6,000 हर साल देने का वादा कर दिया, जिसकी पहली किस्त जारी भी हो गई है। अब तो लगने लगा है कि किसान और जवान सिर्फ वोट देने के लिए ही बच गए हैं। आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। बीजेपी के घोषणा पत्र का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पार्टी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, लेकिन घोषणा पत्र को जारी करने पर कोई फैसला नहीं ले पा रही। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, जिससे अमित शाह एंड टीम को काम जल्द पूरा करना होगा और कुछ ऐसे वादे करने होंगे जो इस बार भी उसे पूर्ण बहुमत दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वादों की बात तो हमने कर ली, लेकिन चुनावों में इरादों पर भी काफी दांव खेले जाते हैं। इरादे जनता के वादे पूरे करने के, इरादे अपनी पार्टी की जीत पक्का करने के, इरादे उम्मीदवारी देने के। इन चुनावों में टिकट देने को लेकर भी बीजेपी का इरादा कुछ साफ नहीं हो रहा। अब तक कई सांसदों के पत्ते काट और अभी भी कुछ सांसदों पर असमंजस में पार्टी पड़ी हुई है। ये सुमित्रा महाजन हैं। आप में से काफी लोग तो इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। अपनी साफ सुथरी राजनीति के लिए सुमित्रा महाजन को राजनीतिक गलियारे में बड़े आदर के साथ देखा जाता है, लेकिन शुक्रवार को इंदौर की सांसद ने किन्हीं कारणों से राजनीति को अलविदा कह दिया। बाद में जब उन्होंने इसकी वजह का खुलासा किया तो बीजेपी की एक नीति याद आ गई। सादर प्रकाश आचार्य, भारतीय जनता पार्टी ने आज दिनांक तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह अनिर्णय की स्थिति क्यों है? संभव है कि पार्टी को निर्णय लेने में कुछ संकोच हो रहा है। हालांकि मैंने पार्टी में इस संदर्भ में बहुत पहले ही चर्चा की थी और निर्णय उन्हीं पर छोड़ा था। लगता है उनके मन में अब भी कुछ असमंजस है, इसलिए मैं ये घोषणा करती हूँ कि मुझे अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। अतः पार्टी अपना निर्णय मुक्त मन से करे, निसंकोच होकर करे। इंदौर के लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया है, भारतीय जनता पार्टी एवं सभी कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से सहयोग दिया और जिन जिन लोगों ने मुझे आज तक सहयोग किया, उन सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। अपेक्षा करती हूँ कि पार्टी जल्द ही अपना निर्णय करे ताकि आने वाले दिनों में सभी को काम करने में सुविधा होगी तथा असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। इंदौर की सीट पर नाम फाइनल न होने को लेकर सुमित्रा महाजन ने ये फैसला लिया, तो कहीं इंदौर की सांसद भी 75 के फेरे में फंसकर तो नहीं रह गईं? पहले आडवाणी, फिर मुरली मनोहर और अब सुमित्रा महाजन। इंदौर की सीट पर सुमित्रा महाजन का कब्जा 1989 से बरकरार है और ये तो बीजेपी की वीवीआईपी सीट मानी जाती रही है। लेकिन 75 साल का बैरियर इस बार उनके लिए थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, जिसे शायद सुमित्रा तो पार करना चाहती थी, पर बीजेपी उन्हें वो मौका नहीं देना चाह रही थी। तो इससे पहले कि उनका नाम लिस्ट से साफ होता, उन्होंने राजनीति से खुद को किनारे कर लिया और टिकट मिलने में असमंजस को देखते हुए कई बीजेपी नेता तो पहले ही राजनीति से बाय बाय कह चुके हैं। पार्टी ने मेरा कई जगह कार्यक्रम लगाया है, हरियाणा का प्रभार दिया है और साथ ही साथ और भी प्रदेशों में मेरे कार्यक्रम लगे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब बाकी के जगह पार्टी मेरा उपयोग कर रही है तो देवरिया में जब मैं ज़्यादा समय नहीं रह पाऊंगा तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
एक तरफ साफ छवि वाली नेता पार्टी में टिकट के असमंजस को देखते हुए राजनीति छोड़कर चली गयी, लेकिन दूसरी तरफ एक नेता ऐसे भी हैं जिनका विरोध पूरा इलाका कर रहा है और पार्टी इस असमंजस में है कि क्या हो गया। तो मिलिए कृष्णपाल गुर्जर से। विरोध और कृष्णपाल इन दिनों एक साथ ही देखे जाते हैं। तो मिलिए कृष्णपाल गुर्जर से। विरोध और कृष्णपाल इन दिनों एक साथ ही देखे जाते हैं। कृष्णपाल का विरोध इस हद तक आ गया है कि अब लोग सीधे पार्टी के अध्यक्ष से ही गुहार लगाने लगे हैं और कह रहे हैं कि किसी और अच्छे नेता को टिकट थमाएं। चलिए, वहां पार्टी के पास एक 75 साल वाली मजबूरी थी, लेकिन कृष्णपाल को लेकर आखिर पार्टी में क्या असमंजस है? सारा एक तो मोदी की जो नीतियां है ना जी, उनसे लोग बहुत प्रभावित हैं। मैं दिल से कहना चाहता हूं कि जो ऐसा प्रधानमंत्री शायद आज़ादी के बाद में भारत को पहली बार मिला है, तो पब्लिक ही सोच रही है कि जो माननीय कृष्णपाल जी को जो हम मत देंगे, अपना वोट देंगे, वो सीधा मोदी जी को वोट जाएगा और उनको मजबूत करना चाहती है जनता। ये तो अजब बीजेपी की गजब कहानी हो गई। साफ सुथरी छवि वाली नेता अपने नाम पर मुहर लगने का इंतजार करती रही और बाद में हार कर राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो दूसरी तरफ पार्टी से जनता गुहार लगा रही है, पर पार्टी कोई भी कदम उठाने से पीछे हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उन्नीस में 20 कौन पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर यादव अब वाराणसी से चुनाव रण में उतरेंगे और उन्होंने तो सीधा पीएम मोदी को इस सीट से ललकारा है। तेज बहादुर ने कहा है कि एक तरफ असली चौकीदार है तो दूसरी तरफ नकली चौकीदार खड़ा है। जिस सेना के मनोबल के सहारे इन दिनों सियासी चालें चली जा रही हैं, जिस सेना की बहादुरी की बदौलत नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अब उसी सेना से बर्खास्त एक सिपाही चुनाव में ताल ठोक रहा है। जी हाँ, तेज बहादुर यादव, एक बर्खास्त सिपाही जिसने सैनिकों को मिल रहे खाने को लेकर पीएम से शिकायत की थी, लेकिन उसके बदले में उसे सेना से बर्खास्तगी मिली। अब वही सिपाही अपने साथ हुए सलूक पर न्याय पाने के लिए सियासत का रास्ता अख्तियार कर रहा है और सियासत में कदम रखने के लिए तेज बहादुर ने वाराणसी का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। मैंने एक वीडियो दिखाया था कि हमारी सेना के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार है। मुझे एक भरोसा था, विश्वास था कि शायद प्रधानमंत्री जी अच्छे नेक इंसान है, इसके ऊपर कुछ करेंगे, लेकिन उस वीडियो के ऊपर उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दी। मैं देश को बताना चाहता हूं कि इनको सेना के साथ कितना धोखाधड़ी किया। जब ये चुनाव में आए थे उससे पहले मैं पैरामिलिट्री से आता हूं, बीएसएफ से था, तो उन्होंने साफ कहा था कि पैरामिलिट्री के जवानों को जो हम शहीद का दर्जा देंगे, उन्हें दोबारा पेंशन देंगे, ना तो इन्होंने कोई शहीद का दर्जा दिया। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना तेज बहादुर का पहला काम है। साथ ही और भी कई वादे हैं जो तेज बहादुर अपनी जीत के बाद पूरे करने का दम भर रहे हैं, पर वाराणसी की गद्दी उसकी गलियों की तरह बेहद तंग और संकरी है। मोदी को यहाँ पिछली बार जो जीत मिली थी उसे देखते हुए तो ये उम्मीद कम लगाई जा सकती है कि यहाँ से तेज बहादुर का जीतना कितना मुश्किल है। वैसे भी राजनीति में भावनाएं कम और वोटों का समीकरण ज्यादा मायने रखता है, इसलिए तेज बहादुर को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी, क्योंकि उनका सामना किसी आम आदमी से नहीं है। ये सारे मुद्दे लेके उनसे मैं सवाल पूछूंगा वहां से जाके, ये प्रधानमंत्री जी आप बताइए, जो आपने पहले जो मुद्दे कहा था कि हम ये करेंगे, आज आपने क्यों मुँह कर रहे हैं, आज तक क्या किया? अपने हर भाषण में पीएम मोदी सैनिकों के योगदान को एक एक कर गिनाते हैं, पर अब उनके सामने चुनौती देने एक बर्खास्त सिपाही आ गया है। तेज बहादुर यादव के लिए तो सियासी खेल पहली बार है। देखना तो ये होगा कि वो इसमें अपने विरोधियों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि सरहद की जंग और सियासत की जंग में बहुत फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।